अगेन भाई अब हम लोग यहाँ से तीसरी बार जो है वो शेंगन कंट्रीज के अंदर एंटर करेंगे। तो धक धक सी तो रहती है कि इमिग्रेशन ऑफिसर का मूड कैसा होगा। भाई साहब बैंड बज गई हमारी ना इस बॉर्डर के ऊपर। एक बार एंट्री की स्टैंप भी मार दी थी, फिर दोबारा से फिर चेक किया। डर सा तो यूँ भी लगे कहीं ऊपर छत में ना लगे। और भाई यहाँ पे ना एक चीज़ कमाल की हमें नज़र आई कि ये देखो। और भाई क्रोएशिया के पास ना पूरे यूरोप का सबसे बड़ा ट्राम नेटवर्क है कि जैसे गेम ऑफ थ्रोन के नाम से जो मूवीज़ की सीरीज़ आई थी उसकी भी शूटिंग का एक पार्ट जो है वो क्रोएशिया के अंदर हुआ है भाई। और भाई यहाँ पे ना डिलीवरी वालों में बहुत सारे जो लड़के हैं वो अपने ही हैं। तो लो जी हम लोग एंटर कर रहे हैं और ये है यहाँ का स्लोवेनिया का बॉर्डर। और भाई यहाँ पे जो ये लंबी लाइनें लगी हुई हैं ये विग्नेट की लगी हुई हैं। No, I have international also. You require that? Yeah, just a second. अभी हमने लेफ्ट साइड में हमारी गाड़ी देखी थी। भाई साहब कस्टम वाले किस तरीके से उसकी गाड़ी को चेक कर रहे थे। उन्होंने नहीं कुछ भी छोड़ा उसकी गाड़ी का। हाँ जी राम राम जी सभी को। मानो ऑन मैप में आप सबका स्वागत है भाई। हम लोग आज सर्बिया को बाय बाय बोलेंगे। हम लोग फ़िलहाल सर्बिया की कैपिटल के अंदर थे और हम लोग सर्बिया को बाय बाय बोलेंगे। आज एक नई कंट्री के अंदर एंटर करेंगे। ये कंट्री रहने वाली है क्रोएशिया, जो कि शेंगन का पार्ट रहेगी और लगभग 1.5 से 2 घंटे के आसपास का डिस्टेंस रहेगा हमारा यहाँ से। गाड़ी को साफ़ करने की रिक्वायरमेंट थी भाई, वो हम लोगों ने कर ली है। और ये आपने देख ही लिया था कि गाड़ी हम लोगों ने कहाँ पर पार्क की हुई थी। ये एरिया है पार्किंग एरिया। और यहाँ पे कोई ऐसा मतलब कि अलॉटेड नहीं थी, ये कह रहे हैं कि पब्लिक पार्किंग की तरह यूज़ की जाती थी। जिस अपार्टमेंट वाले को जहाँ जगह मिलती है वहीं पे पार्किंग कर देते हैं। तो अभी निकलेंगे क्रोएशिया के लिए और जैसा जो एक्सपीरियंस रहेगा रास्ते का, इमिग्रेशन का, कस्टम क्लियरेंस का, वो सारी चीज़ें हम लोग आपके साथ स्टेप टू स्टेप शेयर करते हुए चलेंगे। और जैसे जैसे हमारी जर्नी जो है वो आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मतलब हम यूँ कहें कि हमारे पास जो सामान है उसकी भी क्वांटिटी कम होती जा रही है। कारण क्या, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है हम यूज़ करते जा रहे हैं। तो अभी गाड़ी यहाँ से बैक लेके जानी पड़ेगी हमें, क्योंकि आगे से कहीं से काटने की जगह नहीं है और ये बहुत ऊंचा रैंप है। यहाँ से एकदम वापस नहीं होगी। यहाँ से हो सकती थी पर यहाँ पे ये वाली गाड़ी खड़ी है, इसकी वजह से यहाँ से ऊपर नहीं जा पाएंगे हम लोग। तो निकलते हैं। ये वाला एरिया था भाई जिस एरिया में हमारा अपार्टमेंट था। अब आप देखो कि दोनों तरफ ना यहाँ पे खचाखच पार्किंग है, मतलब कि गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हैं। कोई स्पेसिफिक यहाँ पे कोई वो नहीं बना हुआ था कि पार्किंग का कोई एरिया बन रखा हो। यहीं पे पार्किंग अलॉट हुई थी इसी तरीके से। यहाँ से आप देखोगे ना राइट साइड में जो आपको नज़र आ रहा होगा, ये सेम रास्ता जो है वो बुडापेस्ट हंगरी को जाता है। मतलब यहाँ से अगर हम राइट हो जाएंगे तो हम अगर हंगरी नहीं गए होते तो शायद हम फिर इस रूट को लेके हंगरी के लिए चले जाते, पर हमें स्ट्रेट जो है वो क्रोएशिया के लिए जाना है। और ये वाला हाईवे है हमारे पास फ़िलहाल। आज वेदर बड़ा मस्त सा हो रखा है। हम लोग जब घूमने गए थे तब पूरी तेज़ गर्मी हो रखी थी, पर अभी ना बरसात है और ना उम्मस वाला मौसम है, एकदम कूल सा मौसम है। टेम्परेचर मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं तो गाड़ी के जो स्क्रीन पे दिखा रहा है मुझे वो 20 डिग्री का दिखा रहा है। देखो कितना फ़र्क पड़ गया। हम लोग जब घूम रहे थे तब वो अराउंड आप ये कह सकते हो कि 31 डिग्री के आसपास टेम्परेचर था उस टाइम पे। और यहाँ देखो ये बोर्ड आ गया क्रोएशिया की कैपिटल का, जग्रेब का। 371 किलोमीटर है यहाँ से। देखो ये कंट्री तभी यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट तभी सबसे ज़्यादा यहाँ आना पसंद करते हैं जिन्हें आगे यूरोप के अंदर निकलना होता है। इसे डोंकी कंट्री कह सकते हो आप। कुछ कहते हैं डोंकर जो होते हैं वो इस कंट्री को ज़्यादा यूज़ करते हैं इधर उधर किसी भी बंदे को टपाने के लिए। और यही वजह है यहाँ पे पुलिस वाले सबसे ज़्यादा काले बालों वालों को देख के टोकते हैं, पूछते हैं कि हाँ आप अपना पासपोर्ट दिखाओ, आपकी एंट्री कब हुई थी। तो वो स्टैंप देखने के बाद फिर कुछ नहीं कहते वो। खैर हमारे साथ तो ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ नहीं यहाँ पर कि हमें किसी पुलिस वाले ने रोका हो टोका। हाँ नो डाउट भाई पूरे ध्यान से देख रहे थे, पूरे ध्यान से रहे थे हमारे हाव भाव कैसे हैं, उनको देख के हम क्या रिएक्ट कर रहे हैं, नॉर्मल रह रहे हैं नहीं रह रहे हैं या अनकम्फर्ट महसूस कर रहे हैं, ऐसा वो मतलब कि पूरे ध्यान से देख रहे थे। तो भाई हमारा आज का पहला टोल टैक्स जो है सर्बिया के अंदर का ये आ चुका है। और इसमें क्या रहेगा कि हमें स्लिप मिलेगी यहाँ पे बटन दबाने के बाद, आई होप सो। हाँ ये पर्ची आ गई।
तो ये स्लिप आ गई हमारे पास, और जब हम एग्ज़िट होंगे यहाँ से, और ये ऐसा दिखती है कि जैसे कोई विजिटिंग कार्ड दे दिया इन्होंने निकाल के, बट ये स्लिप है, चिप के साथ एक स्लिप है। और देखेंगे कि कितना जो है रेंट, मतलब हमें जो है टोल टैक्स का जो है पे करना पड़ता है वहाँ जाने के बाद। हल्की हल्की सी बरसात शुरू हो गई भाई ना, अभी मौसम तो बढ़िया हो ही रखा था, और हल्की हल्की बरसात अभी चलनी शुरू होगी। यहाँ पे ये सिस्टम ठीक है इनका कि जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन करेंगे प्रॉपर तरीके से, मतलब कि इंस्ट्रक्शंस होंगी। अब आप ये देखो कि कंस्ट्रक्शन के लिए इन्होंने प्रॉपर अपना साइड में ऐसे लगा रखे हैं कि ताकि लोगों को पता चलता रहे कि हाँ भाई यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो गई अभी ना। भाई हमारे पास पड़ी है सर्बिया की कुछ करेंसी, और हमें लगा कि हम लोग यहाँ जाने से पहले, एग्ज़िट होने से पहले उसको खर्च लेते हैं, क्योंकि आगे तो कहीं काम नहीं आएगी हमारे वो। तो डीजल डलवा रहे हैं हम, जितना डलेगा उतनी पेमेंट दे के उतने का ही डीजल डलवा लेंगे, जितनी भी होगी वो। यहाँ पे देखो ये लगे हुए हैं भाई साहब गाड़ी को चमकाने उनकी ना, जो भी विजिटर होगा। और ये कोई रिक्वेस्ट करता है मेरे ख्याल से तब करते हैं, मेरे को आइडिया नहीं है कि ये कई लोगों की तो कर देते हैं, कईयों की करते नहीं है। 1500 रुपये थे, 1500 रुपये का नॉर्मल वाला डीजल डलवा रहे हैं हम लोग। पावर वाला तो डलवा के कोई फ़ायदा नहीं है, नॉर्मल वाला डलवा रहे हैं। आई हैव टू पे टू यू और इनसाइड? No, inside. इनसाइड, ओके। Number 4. ओके। तो नंबर 4 से जो है हमारा डीजल डल रहा है, तो ये नंबर 4 रहा, और ये 1500 का देखते हैं कि कितना आता है डीजल। तो ये आ गया भाई 7.5 लीटर से ज़्यादा ही आ गया। थैंक यू। तो अंदर चलते हैं और अंदर जाके पे कर देते हैं, कि देख लेते हैं कि अंदर का रास्ता किधर से। नंबर 4 बताया उन्होंने पे करने के लिए। तो भाई अपनी चलते चलते कॉफ़ी तैयार कर लेते हैं, क्योंकि बॉर्डर पे जाना, और बॉर्डर पे दिखा रहा है जाम लगा हुआ कह रहे हैं आगे ना। पहले 40 मिनट का दिखा रहा, अब तो कम करके जो है इन्होंने 20-25 मिनट का कर दिया। तो रेडी टू ड्रिंक वाली कॉफ़ी है ये, जैसे रेडी टू ईट मील होता है ना, वैसे रेडी टू ड्रिंक वाली कॉफ़ी है। तो पीते पीते चलेंगे और रास्ता भी इंजॉय करेंगे, कॉफ़ी भी इंजॉय करेंगे। टोल टैक्स पे करने वाला आ गया भाई, हमें ना काउंटर आ गया, और अब हम लोग यहाँ पे टैप एंड पे करके अपनी जो पेमेंट है वो क्लियर करेंगे। तो ऐसे ही पे किया जाता है। यहाँ पे वो मैडम बैठे हैं, उनको स्लिप हमने दे दी और उन्होंने वो कर दिया, और ये यहाँ पे लिखा रहा 520। तो लोकल करेंसी में लगभग 520 रुपये के आसपास लगे। इंडिया के आप कह सकते हो मोटा मोटे से 450 रुपये लगे हमारे। भाई साहब मुझे जो समझ में आ रहा है ना, ये लाइन जो लगी हुई है ये क्रोशिया एंटर करने वाले ट्रकों की लगी हुई है, जहाँ तक मैं गैस कर पा रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि कुछ किलोमीटर के बाद जो है वो बॉर्डर है, गाड़ियाँ चल रही हैं, मूव हो रही हैं, मतलब ये जैसे मेरे आगे गाड़ी जा रही है। और भाई अगर ये लाइन ट्रकों की बॉर्डर की है तो आफत ही है बॉर्डर, इसका मतलब तो खूब रश है इसके पास। यार एक्चुअली में पहले यहाँ पे इतनी सख्ताई नहीं होती होगी, पहले इतना ज़्यादा इस बॉर्डर पे इतनी लाइनें नहीं लगती होगी। जब से ये शेनगन में आया है ना, तब से इन्होंने फिर प्रॉपर इंस्पेक्शन करनी शुरू की होगी, जिसकी वजह से इसमें टाइम लग रहा है। तो वो प्रॉपर टाइम आ गया जब हमें सर्बिया को बाय बाय बोलना है। और क्यों बोलना है, मतलब कि किस तरीके से बोला जाएगा बाय बाय, क्यों नहीं। तो ये बॉर्डर है हमारे सामने, सर्बिया का बॉर्डर है। स्पीड लिमिट यहाँ पे लिख दी इन्होंने, 20 किलोमीटर के हिसाब से आप चल सकते हो। और वो ग्रीन वाली जो लाइनें हैं ये ओपन है, राइट साइड में ट्रकों की लाइन है, और हमारी ये 2 लाइनें जो मुझे समझ में आ रहा है ये गाड़ियों की है। एक गाड़ियों की लाइन राइट साइड में और जाके है, तो कुछ लोग ट्रकों के आगे से उधर जा रहे हैं, जिनको पता होगा तो हम भी कोशिश करते हैं कि उधर ही निकालते हैं एक और गाड़ी अपनी। तो ये बॉर्डर है भाई। इसके बाद वाली जो आगे लाल लाइट जो नज़र आ रही है वो शायद से सर्बिया का बॉर्डर हो सकता है। अगेन भाई अब हम लोग यहाँ से तीसरी बार जो है वो शेनगन कंट्रीज़ के अंदर एंटर करेंगे, और हमारे जस्ट सामने जो है ये सर्बिया का बॉर्डर है। सर्बिया का बॉर्डर काफ़ी सारे काउंटर बने हुए हैं यहाँ पे, काफ़ी सारी गाड़ियाँ इधर भी खड़ी हैं। उधर से आने वाली गाड़ी कोई दिखाई नहीं दी, आने वाला बॉर्डर आई थिंक है तो सेम है ये। और हल्की हल्की बरसात हो रही है भाई, चला लेना काम ना जितना दिखे उतने से। और राइट साइड में इधर से ट्रक जा रहे हैं, और गाड़ियों के लिए 4 काउंटर हैं, टोटल 4 काउंटर हैं जिनसे गाड़ियाँ निकल रही हैं। और मुझे जो समझ में आ रहा है कि अभी इंस्पेक्शन ये ठीक ठाक करते होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे लाइन लगी है कि मतलब पूछताछ, डॉक्यूमेंटेशन चेक वगैरह करना। क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा, मैंने आपको पहले व्लॉग में भी बताया कि यहाँ से सबसे ज़्यादा इलीगल एंट्री जो होती हैं वो होती हैं, इसलिए ट्रकों को भी प्रॉपर अच्छे तरीके से चेक किया जाता है। और भाई ये कुछ ऐसा बाहर से नज़ारा, और ये पीछे वाली लाइन आपको अगर नज़र आ रही होगी, और हमारे ऊपर तो अगेन टाइमिंग लगाएंगे ये, क्योंकि वीज़ा वगैरह चेक करेंगे।
पर हमें एक बेनिफिट मिल जाएगा क्योंकि वो वीज़ा हमारा ऑलरेडी हम 2 बार शेंगन के अंदर एंटर करते समय यूज़ कर चुके हैं। पहले जब हमने इस्टोनिया में एंटर की थी तब, और सेकंड जब हमने ग्रीस के अंदर एंटर किया था, तो उन्हें एंटर और एग्जिट से ये हो जाता है कि हाँ वीज़ा जेन्युइन है। क्योंकि कई बार लोग फेक वीज़ा लेके भी एंट्री करने की कोशिश करते हैं, फेक स्टिकर वगैरह लेके। दिखी भाई ना, सामने से आने वाली गाड़ी भी दिखी अभी, बेशक कम आ रही हूँ पर आ रही हैं गाड़ियाँ सामने से। और ये देखो, इस बस में ना टूरिस्ट बैठे हैं पूरे, काफ़ी पीछे तक नज़र आ रही थी। तो इंटरनल यूरोप में जब भी ट्रैवल करना होता है, शायद अगर कोई और दूसरी बस भी दिखी ना, हम शेयर करेंगे आपके साथ। और वो उधर से पीछे वाली लेन, मतलब ये लेन में गाड़ियाँ आ रही हैं और बस आ रही हैं, और इसके पीछे वाली लेन में आप उधर से देखोगे, बीच में से यहाँ से ये ट्रक आ रहे हैं। ट्रकों का बॉर्डर जो है, मतलब कि क्लियरेंस जो, वो पीछे ये जो काउंटर सा बना हुआ है वहाँ से आ रहे हैं ट्रक। Schengen visa. Yes. Coming from Serbia now. Going to Croatia and the final destination is the Switzerland. Road trip, yes. All Europe and Asia also. Start from India, then China, Kazakhstan, Uzbekistan, complete Russia, and then. Thank you. It's awesome. It's awesome. Actually, we had the short of time. Otherwise, we want to spend more time. Our Schengen visa is going to expire. That's why. Nice. Thank you. Thank you. No stamp required. No stamp. Exit stamp. Yeah. Thank you. Because we also have the entry stamp. Thank you. Thanks for that. सर्बिया से इमिग्रेशन एग्जिट का स्टैंप लेने के बाद हम लोग अभी जो है एंटर कर चुके हैं क्रोएशिया के अंदर। क्रोएशिया के अंदर। क्रोएशिया में तो नहीं कहूँगा मैं, ये कह सकते हैं कि हम अभी जो गाड़ी हमारी खड़ी है वो नो मैंस लैंड के अंदर खड़ी है। पर यहाँ पे भर भर के मैंस ही मैंस हैं भाई ना, पूरा खचाखच गाड़ियाँ ऐसे ठुकी हुई खड़ी हैं। उन लोगों को मेरे को लगता है कि क्राउड संभालना ही मुश्किल हो रहा होगा, इतना क्राउड हो रखा है यहाँ पे बॉर्डर के ऊपर। और इन्होंने यहाँ एक बोर्ड लगा रखा है, ये देखिए, एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, आपका सर्बिया के लिए कैसा एक्सपीरियंस रहा। इवन आप कन्वर्सेशन में सुनेंगे तो ऑफिसर भी पूछ ही रहा था कि कैसा लगा सर्बिया आपको। भाई जैसे ही हम किसी, आप यूँ कहें ना कि जैसे अब हम लोग नॉन शेंगन से शेंगन में एंट्री कर रहे हैं, सामने शेंगन कंट्री का बॉर्डर आ रहा है क्रोएशिया का, हार्ट बीट सी तेज़ होती है यार। मतलब कि ये नहीं है कि हाँ भाई एकदम बिल्कुल स्मूथली है, ठीक है, मन में घबराहट सी तो होती है कि वो सवाल पूछेंगे कहाँ रुकोगे, कैसे क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, कब वापस आओगे, है ना, यहाँ पे कहाँ रुके थे। तो ये तो नहीं पूछेंगे खैर क्रोएशिया वाले यहाँ पे कहाँ रुके थे, पर यार धक धक सी तो होती है जब आप किसी छोटी कंट्री से, मतलब कि रैंकिंग के अकॉर्डिंग अगर आप बात करो, बड़ी कंट्री में एंटर करते हो तो धक धक सी तो रहती है कि इमिग्रेशन ऑफिसर का मूड कैसा होगा, कस्टम वालों का मूड कैसा होगा। अभी हमने लेफ्ट साइड में हमारी गाड़ी देखी थी, भाई साहब कस्टम वाले किस तरीके से उसकी गाड़ी को चेक कर रहे थे, उन्होंने नहीं कुछ भी छोड़ा, उसकी गाड़ी का पूरा सामान उतरवा दिया। और फाइनली भाई उनको वो चीज़ मिल भी गई जिसको फाइंड आउट कर रहे थे, या तो कोई इन्फॉर्मेशन थी, पता नहीं क्या था उसके पास, तो भरे हुए मतलब कि पाउंड्स थे, पता नहीं डॉलर क्या थे, पूरा भर रखा था उसने अपना, वो गट्ठी सी थी उसके पास। गाड़ियाँ ना बहुत धीरे धीरे खिसक रही हैं भाई, और हमें लग रखी है हल्की हल्की सी भूख अभी। वैसे तो लंच का कोई टाइम हुआ नहीं, पर सफ़र में भूख लगी जाती है। तो हम लोग अपने साथ जो पॉपकॉर्न बना लाए थे वहीं से अपार्टमेंट में से, और पॉलीथीन में डाल लिए थे ये। तो अभी चलते चलते पॉपकॉर्न खा रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि कब काउंटर तक पहुँचे, कब हमारा नंबर आए और कब हमारी कंट्री नंबर 29 के अंदर जो है वो एंट्री हो जाए। अभी आप देखो कि लेफ़्ट साइड में एक बोर्ड आ रखा है कि इन कंट्रीज़ के जो सिटीजन्स हैं उनके लिए ये लाइन्स रहेंगी। अभी सारी जगह पे खिचड़ी सी पकी हुई है, मिक्स से लोग इकट्ठे हो रखे हैं, और हम लोग, ऐसा भी हो सकता है कि गलत लाइन में घुस रखे हों, क्योंकि हमें कौन सा रोज़ का आना जाना यार हमें पता हो यहाँ का ना। तो ये EU और यूरोपियन यूनियन के और जो शेंगन यूनियन के इनके मेंबर्स हैं उनकी लाइन है ये शायद से। आगे तो करब हो ही रही है सारी, हम फिर शिफ्ट कर लेंगे गाड़ी कहीं पे भी अगर ऐसा लगेगा कि हमें इस लाइन में नहीं लगना चाहिए था। भाई साहब बैंड बज गई हमारी ना इस बॉर्डर के ऊपर, बहुत स्लो प्रोसेसिंग है। स्लो प्रोसेसिंग तो नहीं कहेंगे यार, प्रोसेसिंग तो ठीक होगी, बट क्राउड ज़्यादा है मेरे को लगता है, जो क्राउड की वजह से ही ये हाल है इस बॉर्डर का।
ये रहा भाई क्रोशिया का लहराता हुआ फ्लैग, जिसके साथ में शेनगन का फ्लैग लगा हुआ है। तो हम बात कर रहे थे क्रोशिया की। क्रोशिया भाई 2023 में शेनगन के अंदर आ गया था, जनवरी 2023 में, और कम्प्लीटली बॉर्डर इसके जो थे ओपन कर दिए गए थे वो 2 मार्च 2023 में। 1 जनवरी 2023 को अनाउंसमेंट हो गई थी कि शेनगन में आ गया। शायद से पहले जो है ये लैंड बॉर्डर और जो शिप वाले बॉर्डर होंगे शायद से वो खोले गए थे। उसके बाद जो था अभी कम्प्लीटली बाय एयर जाएं, कैसे मर्जी जाएं, आपके पास शेनगन वीज़ा है तो आप क्रोशिया में आराम से कहीं पे भी घूम सकते हैं। तो भाई हमारी एंट्री हो चुकी है क्रोशिया के अंदर, और टाइम तो लगाया भाई उन्होंने ना, पूरा डॉक्यूमेंट वगैरह मतलब कि पासपोर्ट को पूरे अच्छे से देखा भी, वीज़ा भी स्कैन किया, एक बार एंट्री की स्टैंप भी मार दी थी, फिर दोबारा से फिर चेक किया। तो काफ़ी मतलब कि मशक्क़त के बाद, मशक्क़त उन्हें करनी पड़ रही थी, हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा था, और एंट्री होगी भाई हमारी। हम लोग अभी जो है क्रोशिया के अंदर हैं, और ये शायद से बोर्ड पता नहीं भाई कौन सा, वेलकम टू विल्कोमेन करके, नहीं तो हम इसके साथ भी फ़ोटो खिंचवा लें। अभी भाई गाड़ी पार्किंग में लगाई है और पार्किंग पूरी खाली पड़ी है, पार्किंग पूरी खाली है। सामने भी इसके रेस्टोरेंट है और इस ट्रक के पीछे भी उधर रेस्टोरेंट है, और ये हैं यहाँ पे जो टॉयलेट्स इन्होंने बनाई हुई हैं। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे ही पार्किंग में बहुत बड़े बड़े लग्जरियस टॉयलेट या रेस्टोरेंट्स वगैरह मिलने वाले हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है। सिंपल तरीके से ऐसे वाले भी टॉयलेट मिलेंगे आपको। ये डस्टबिन है आगे जो रखा हुआ है इन्होंने, और ये वाली लेन जो है वो ट्रकों की है, यहाँ से ट्रक आते हैं वो पीछे। हम अगर इसमें गाड़ी खड़ी करते हैं लेके आते तो कई बार वो फिर हॉर्न वॉर्न बजाते हैं, वो ठीक नहीं रहता। ये वाले डस्टबिन है भाई इनके, वो बड़े वाला वो रख रखा है इन्होंने। तो कुछ चीज़ें तो अपनी वहाँ की यहाँ की एक सी होती हैं, बट जो जैसे जैसे मेन उस पर जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें हाई फाई मिलनी शुरू हो जाएंगी भाई। रुके तो हुए ही भाई ना, तो अभी क्या है कि एक एप्पल खा के फिर निकलेंगे। हम लोग जब से क्रोशिया एंटर हुए हैं उसके बाद से ये पहला टाउन आया है इस हाईवे के ऊपर, मतलब कि जहाँ पे इतने सारे घर एक साथ दिखे हैं, पहला टाउन आया है ये। अदरवाइज़ तो मतलब कि पूरी सड़कें खेत ही खेत थे, खाली ही वाला सिस्टम था। अब ये तो पूरा बसा हुआ गांव है भाई, गांव कह लो कस्बा कह लो, मैं तो गांव कह रहा हूँ बट है तो ये कस्बा है कोई यहाँ का। 18.6 का टोल आ गया हमारा, कार्ड टैप कर दिया और 18.6 का भाई साहब सही पैसे छाप रहे हैं ये। हम लोग जब एंटर हुए थे और उस समय पे ना रेनी वेदर सा हो रखा था, और मैंने आपको उस टाइम पे भी टेम्परेचर दिखाया था, और अब का टेम्परेचर मैं आपको दिखाता हूँ लेटेस्ट। अभी हम जगरेब एंटर नहीं किए और ये टेम्परेचर देखो 28 पे पहुँच गया भाई, 28 डिग्री हो गया अभी टेम्परेचर। और ये अभी हमने जो है वो सिटी सेंटर की लोकेशन डाल रखी है जो कि 23 किलोमीटर है यहाँ से। आप देख लो कि लगभग शायद से उस टाइम पे 18 डिग्री तक गया था, 10 डिग्री का फ़र्क पड़ गया हमें गाड़ी के अंदर चलते चलते में, इतने 250 पौने 300 किलोमीटर के आसपास में ही। मेन सिटी जिस जगह की लोकेशन हमने लगा रखी है वो है तो है यहाँ से 10-12 किलोमीटर, पर ये काफ़ी बड़ा पुल आया और फ्लैग लगा रखे हैं इन्होंने अपने लोकल भी और क्रोशिया का नेशनल फ्लैग भी। यहाँ पे एक्चुअली में क्या है कि ये दो फ्लैग यूज़ करते हैं, कई बार इनका लोकल जो भी होता है स्टेट का या इनकी जो भी म्यूनसिपैलिटी का वो, और फिर दूसरा सेकंड एड ऑन रखते हैं अपना जो भी इनका नेशनल फ्लैग है वो। हम लोग भाई अभी सिटी सेंटर की तरफ बढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट सिटी सेंटर में ही है। लोकेशन जो हमने डाली हुई है यहाँ की वो है यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर। और क्रोशिया जैसे सबको पता है कि शेनिगन का पार्ट है, तो 2023 में शेनिगन में आ गया था, और ऑफिशियल करेंसी जो है यहाँ की यूरो है, यूरो चलता है यहाँ पे। जब से ये इसमें आया, शेनिगन में आया, तब से यूरो चलता है। उससे पहले इसकी करेंसी कुछ और थी, और कोई ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है भाई ना इस कंट्री की, मेरे ख्याल से 30-35 लाख के बीच में होगी इनकी पॉपुलेशन। और इसका आप ये कह सकते हो कि लगभग 30-35% जो जगरेब में रहता है, मतलब यहाँ की कैपिटल में रहता है इनका जो ज़्यादा पॉपुलेशन का जो बड़ा हिस्सा है। बाकी सारी छोटे मोटे जो शहर हैं या गांव हैं उन एरिया के अंदर रहता है। अभी तक तो जैसे जैसे एंटर कर रहे हैं वैसे वैसे तो लग रहा है कि भाई बिल्कुल नीट एंड क्लीन वाली कंट्री है। हाईवे बहुत अच्छा बना हुआ था जिससे हम आए सिटी के बीच में। अभी तक तो क्योंकि
मेन सिटी में तो अभी एंटर प्रॉपर वहाँ नहीं पहुँचे हम, जिसे हम बोलते हैं कि ना सिटी सेंटर पॉइंट बोलते हैं, पर जाने के रास्ते बहुत बढ़िया हैं अभी तक तो। और लैंग्वेज यहाँ की भाई क्रोएशियन लैंग्वेज बोली जाती है यहाँ पे, ऑफिशियल लैंग्वेज इनकी क्रोएशियन है। बाकी तो सारा मिक्स स्टफ अलग अलग कंट्रीज़ का जब रहता है तो वो लैंग्वेज थोड़ा थोड़ा सा मिक्स हो जाती है। तो जो इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्रोएशियन ही है। सिटी सेंटर की वाइब्स देखिएगा आप, यहाँ का आर्किटेक्ट नया पुराना दोनों तरीके का मिक्सअप सा मिलेगा, और कलरफुल सी बिल्डिंग आ रही है देखो। अपनी गाड़ी जो है वो पार्किंग में लगा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे देखते हैं कि कहाँ पे स्पेस मिलेगा। ये तो बंद है यहाँ तो, राइट वाली तो प्राइवेट पार्किंग लिखी आ गई यहाँ तो, कार पार्किंग। और एकदम पूरा डेप्थ में गहराई सी में है भाई, डर सा तो यूँ भी लगे कहीं ऊपर छत में ना लगे। गाड़ी लगा दी भाई हमने ना पार्किंग में, ठीक पार्किंग मिल गई इंडोर। पैसे वैसे कितने लगेंगे वो तो जब जाएंगे तब पता चलेगा। लाइन से पीछे किया हमने, टायर देख लो, लाइन से आगे नहीं किया हमने। और एक नीचे भी जा रही थी इससे, तो हम लोग हल्के से हैं, हम तो यहीं लगा दी गाड़ी साइड में। तो अभी निकलते हैं ऊपर, और फिर क्योंकि यहाँ का ना सारा स्क्वायर सा एक ही जगह पे है भाई, सारा स्क्वायर एक ही जगह पे है। यहाँ पे मेरे ख्याल से 1.5-2 घंटे के अंदर सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी हमारी। और मेन सिटी सेंटर के अंदर यहाँ पे रश नहीं दिखा हमें, वो जो विजिटर वाला रश होता है वो रश नहीं था यहाँ पे, क्योंकि मेन सेंट्रल पॉइंट है और उस तरीके की जैसी भीड़ सेंट्रल पॉइंट के अंदर एक्सपेक्ट करते हैं लोग। तो इसका मतलब ये है कि ये ना टूरिस्ट एवरेज ही आते होंगे फिर यहाँ पे, क्योंकि एक सेंटर पॉइंट सही है यहाँ का जो हमें भी गूगल मैप के ऊपर दिखा रहा था। ये देखो भाई, मोटरसाइकिल है, स्कूटी है, क्या कहोगे इसको, ज़बरदस्त है यामा वालों की। हम लोग भाई इस टाइम पे ना जगरेब के अंदर वॉकिंग कर रहे हैं। और जगरेब नाम क्यों पड़ा इस शहर का नाम जगरेब, एक्चुअली में यहाँ की क्रोशियन लैंग्वेज के अंदर जगरेब का मतलब ये होता है कि पानी। तो इसके पीछे जो इनकी लोक कथा, जैसे अपने वहाँ पे होते हैं ना लोक कथाएं होती हैं कि हाँ फलाने गडरिए को वहाँ पे ये दर्शन हुए वो हुए। तो अब यहाँ की क्या लोक कथा है कि किसी बंदे को, पुराने टाइम की बात है जब ये शहर नहीं बसा था, किसी बंदे को प्यास लगी, और जब उसे प्यास लगी तो उसने अपना मतलब कि मिट्टी को खोदना शुरू किया, और थोड़ी मिट्टी खोदने के बाद ही उसे पीने का पानी मिल गया। तो कहते हैं कि उसके बाद, क्योंकि यहाँ पे जगरेब का मतलब पानी है, तो उसके बाद से इस शहर का ही नाम जगरेब रख दिया इन्होंने। पहले हम लोग एक बार राइट साइड में जाके आएंगे, एक स्क्वायर है यहाँ पे जिसे यहाँ का दिल कहा जाता है, कहते हैं कि क्रोएशिया का दिल है भाई वो। तो ये एक बार यहाँ से इसको बाहर से भी देख लेते हैं। और यार ना हम लोग जब आए, हम लोग इस बस के पीछे काफ़ी देर खड़े रहे, हमें लगा कि ये बस जब आगे जाएगी तभी हम आगे जाएंगे। हम लोग पहले इधर आगे थे, पार्किंग का हमें पता नहीं था। तो भाई ये बस यहाँ से बन के चलती है। जब हमारे पीछे भी और गाड़ियाँ खड़ी होगी, हमें लगा कि यार क्रॉस नहीं करना होगा इसको। तो फिर जब 3-4-5 मिनट हो गए, फिर हम लोगों ने फिर रिस्क सा लेके टपे भाई इसको ना। तो पिज़्ज़ा एंड पास्ता एंड बियर एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। और कुछ सेव करने के लिए भी कह रहे हैं कि भाई सस्ते में गुजारा हो जाएगा, कुछ लिखा हुआ है। बेहद खूबसूरत है यार ये ना, ये एरिया इसका मन से लगने वाला है। अभी लगे कितनी देर मन का लगने वाला था हिसाब आपको सबको पता है, पर दिल को लुभाता है एक बार तो। हम लोग अभी ना जैसे स्क्वायर के पास पहुंच रहे हैं, आप इसे सेंट्रल स्क्वायर कह लो या कुछ और भी नाम है इसका, पर आप देखो कि सारी चीज़ें इनकी यहीं पे हैं, इतने से दायरे के अंदर सारी चीज़ें। और ढेर सारे तो भाई म्यूज़ियम बना रखे हैं इन्होंने, इतने सारे म्यूज़ियम इनके। ये स्क्वायर है इनका मेन, ये स्क्वायर। ये इधर जाएंगे हम लोग राइट साइड में, तो ये ओल्ड टाउन की तरफ रास्ता चला जाएगा। और इधर स्टोन गेट का लिखा हुआ है कि स्टोन गेट है। और भाई ये ऐसी पत्थरों वाली मतलब कि सड़कें बनी हुई जो इस जगह को और ज़्यादा सुंदर बनाती है। हम लोग यहाँ तक गाड़ी लेके आ गए थे भाई ना पहले, फिर वापस लेके गए। और भाई यहाँ पे ना एक चीज़ कमाल की हमें नज़र आई कि ये देखो यहाँ पे ये अलग अलग लैंग्वेज में वेलकम लिखा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, स्वागत, अलग अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है इन्होंने यहाँ पे। और ये यहाँ का पुराना मैप है। और इस मैप के अकॉर्डिंग भाई ये जो है ये ऊपर वाली सिटी है जो ऊपर बना रखी है इन्होंने, थोड़ा सा ऊपर नीचे है ये। और ये नीचे वाली जो है मतलब कि डाउन सिटी है, ओल्ड सिटी है जिसे आप कह सकते हैं, ओल्ड टाउन ये वाला। पूरा
मतलब कि कहाँ पे कौन सी बिल्डिंग है, पूरा नक्शा बना रखा है इन्होंने सिटी का, जगरेब का। भाई अभी हमने कुछ बच्चों को देखा, वो इस फाउंटेन में, मतलब कि खुला लगा हुआ पानी, एकदम बिल्कुल फ्रेश वाटर नज़र आ रहा है, नीला नीला। वो बच्चे इसका पानी पी के गए हैं, अभी खेल रहे थे, वो लोकल बच्चे हैं यहाँ पे, ये जैसे इनके साथ के थे वो। और भाई क्रोएशिया के पास ना पूरे यूरोप का सबसे बड़ा ट्राम नेटवर्क है। देखो कितनी सारी ट्रैम चल रही है यहाँ पे, ये 2 और एक ये जा रही है। 116 किलोमीटर का इनका ट्रैम का नेटवर्क है पूरे सिटी के अंदर। कमाल की चीज़ लगी यार मेरे को तो। लोग अभी जो है वो जिसको ओल्ड टाउन बोल रहे थे वो अपर टाउन है भाई। और ये देखो ऊपर एक वो बना रखी है इन्होंने मीनार सी, लोग ऊपर भी जा रहे हैं, ऊपर खड़े हैं यहाँ पर। अभी ये ना लकड़ी वाली पैड़ियाँ लेके ऊपर जा रहे हैं हम लोग, और ऊपर जाके ही पता चलेगा कि भाई ये रास्ता कहीं टाउन की तरफ जा भी रहा है या फिर हम दोबारा इसी रास्ते से नीचे आएंगे। भाई उन स्टेयर्स को पार करते हुए, मतलब उन पर चढ़ते हुए हम लोग आ गए अपर टाउन में। और यहाँ से आप लोअर टाउन का व्यू देखो कैसा आ रहा है। ये पूरा लोअर टाउन है यहाँ का, जगरेब का। बहुत सुंदर व्यू आ रहा है यार, क्योंकि यहाँ की ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो क्रिश्चियन है भाई। तो आपको हर थोड़ी देर के बाद जो आपको सिटी में एक चर्च दिखाई देगी। और एक और इंटरेस्टिंग म्यूज़ियम है यहाँ पर, इसका नाम है म्यूज़ियम ऑफ ब्रोकन रिलेशनशिप। मतलब यहाँ पे बहुत जो भी आइटम्स रखी हुई हैं अंदर म्यूज़ियम के अंदर, वो टूटी हुई आइटम्स रखी हुई हैं। आप देखें इधर भी जो है आपको एक चर्च नज़र आएगी। तो यहाँ पे हर थोड़ी देर के बाद आपको दाएं बाएं में कहीं ना कहीं एक चर्च जो है वो नज़र आएगी। और भाई हम लोग ना बिल्कुल जस्ट पास पहुँच गए उस चर्च के, और ये बेहद खूबसूरत है इस तरफ से। इसके ऊपर ये ना स्टोन जैसे वो लगे होते हैं, हम किचन वगैरह में लगाते हैं, उसी तरीके से के स्टोन लगे हुए हैं इसमें। और क्रोएशिया इतना खूबसूरत है कि जैसे गेम ऑफ थ्रोन के नाम से जो मूवीज़ की सीरीज़ आई थी, उसकी भी शूटिंग का एक पार्ट जो है वो क्रोएशिया के अंदर हुआ है भाई। आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ मतलब कि कितना ज़्यादा मतलब कि सीनिक व्यू है यहाँ पर। इवन यहाँ पर एक सी है, एग्जैक्टली मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा उसका, मैं कोशिश करूँगा कि अगर फाइंड आउट करके शेयर कर सका। तो वहाँ पे कहते हैं कि कई जगह पे कई स्पॉट ऐसे हैं उस जगह पे कि 50-50 मीटर तक नीचे का पानी दिखाई देता है, और सॉरी तलहटी दिखाई देती है 50-50 मीटर तक नीचे की। कितना क्लीन है पानी, आप सोचो 50 मीटर कितना होता है। और इस चर्च के नाम पे ही जगह का जो नाम है, स्क्वायर का जो नाम है, वो सेंट मार्क स्क्वायर है। और भाई सामने जो है ये है यहाँ का स्टोन गेट। जब भी आप क्रोएशिया को या जगरेब को सर्च आउट करेंगे तो ये स्टोन गेट के बारे में भी आपको मतलब कि निकल के आता है कि आपको स्टोन गेट विज़िट करना चाहिए। और भाई ये ना एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि स्टोन गेट एक छोटी चर्च भी है। ये अंदर जो है चर्च वाला पोर्शन है, और यहाँ पे वो पीछे जो है वो नन बैठे हैं, मतलब जो भी पुजारी होते हैं वो बैठे हैं। और यहाँ पे बेंच लगे हुए हैं कि आप बैठ के प्रेयर कर सकते हैं। और भाई आज जैसे संडे है ना यहाँ पे, तो शाम को खूब भीड़ होने वाली है। देखो आपने इन्होंने ऑफ़र भी डाला हुआ है कि शाम को लाइव म्यूज़िक होगा 7 बजे से लेके 23 मतलब कि 11 बजे तक। तो ये वाले जो एरिया होते हैं ना शहर के, ये बियर पीने वालों के कह लो आप, या बैठने वालों के कह लो, ये शाम के समय पे ही एक्टिवेट होते हैं। ब्यूटीफुल यार, कलर की थीम कई बार ना बिल्डिंग को चाहे वो पुरानी भी हो एकदम चमका देती है। और भाई यहाँ पे सिटी सेंटर में ही ओल्ड टाउन की तरफ, मतलब कि बॉम्बे ग्रिल के नाम से एक इंडियन रेस्टोरेंट भी है। हम लोग अभी उसी स्ट्रीट पे घूम रहे थे, और देखो आप यहाँ पे ना घर बना हुआ जैसे किसी का, और उसने ये खेती कर रखी है, देखा अंगूरों की भाई ना, ज़बरदस्त है, कवर की हुई है उसने। और भाई यहाँ पे ना डिलीवरी वालों में बहुत सारे जो लड़के हैं वो अपने ही हैं, मतलब कि आप इंडिया से कह लो, पाकिस्तान से कह लो, बांग्लादेश से काफ़ी लोग जो हैं वो यहाँ पे परमिट पे आते हैं। सिटी एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग आ गए दोबारा से अपनी गाड़ी को पिक करने के लिए, और मैं बेसमेंट में जा रहा हूँ, अपनी गाड़ी पिक करेंगे अभी, और फिर निकलते हैं यहाँ से अगली जगह जहाँ पे हमें जाना है वहाँ के लिए। तो खड़ी अपनी हाइलैक्स पिक करते हैं और निकलते हैं। अभी देखते हैं भाई कितना चार्जेस अपना बैठेगा पार्किंग का। ज़्यादा नज़दीक में कई बार आइडिया सा नहीं लगता, बोनट इसका हाइट पे है ना ज़्यादा। तो भाई देखते हैं कि हाँ क्या चार्जेस आएगा। उन्होंने भी भाई ध्यान नहीं दिया, और हम लोग अभी वहीं पार्किंग वाली जगह पे ही खड़े हैं, एग्जिट नहीं हुआ अभी, बैरिकेटिंग पे ही हैं। तो इसकी कोई एप्लीकेशन है यहाँ पे, वैसे तो ये कह रहा है कि असिस्टेंट से कांटेक्ट करें, कोई असिस्टेंट है नहीं यहाँ पे,
तो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं अभी फ़ोन में, फिर उसके ज़रिए देखते हैं कि पे करके गाड़ी का नंबर चढ़ा के कैसे आएगा। तो वहाँ पे एक पर्सन से पूछ के फिर हमें पता चला कि नीचे जो थे पार्किंग में कुछ मशीनें लगाई हुई थी उन्होंने, वहाँ पे पे का ऑप्शन नहीं था। नीचे जाके मशीन लगी हुई थी, वहाँ पे टैप एंड पे का ऑप्शन था। तो हमारे लगे वहाँ पे 6 यूरो, मोटा मोटा सा 2-2.25 घंटे के हमें 600 रुपये से ऊपर का पड़ा पार्किंग चार्जेस यहाँ पे। और भाई यहाँ पे ना शहर के बीच में पटड़ी बिछाने का काम चल रहा है, ट्रेन की पटड़ी बिछा रहे हैं शहर के बीचों बीच ये, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन में आप यूँ कह सकते हैं कि थोड़ा सा ट्रैफिक को डाइवर्जन हो रखा है, और गूगल के पास उससे रिलेटेड अपडेट नहीं है, जिससे और ज़्यादा टाइम लग रहा है फिर हमें। तो लो जी, हम लोग एंटर कर रहे हैं और ये है यहाँ का स्लोवेनिया का बॉर्डर, और स्लोवेनिया बॉर्डर से हम लोग अपनी अगली कंट्री, मतलब कि आज की हमारी जो है, हम लोग एंटर कर रहे हैं स्लोवेनिया के अंदर। तो आज की हमारी ये तीसरी कंट्री होगी। निकले थे सर्बिया से, फिर उसके बाद क्रोएशिया एंटर किया, और अभी जो है हम लोग स्लोवेनिया में एंटर कर चुके हैं। और हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कोई भाई हमें हमारी फ्लैग सेरेमनी के लिए कोई जगह मिल जाए जहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन हो कि हम अपनी फ्लैग सेरेमनी कर सकते हैं। और भाई यहाँ पे जो ये लंबी लाइनें लगी हुई हैं, ये विग्नेट की लगी हुई हैं, ई विग्नेट सेल्स पॉइंट। सही है भाई, जितनी ये लाइनें लगी हैं उसके हिसाब से तो हमें यार इन्हें एक दिन का भी बहुत ठीक ठाक सा पे करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। डीजल फिल करवाने के बाद हम लोग फिर निकल पड़े भाई ना अपने रास्ते के ऊपर, और शाम के समय पे क्या ज़बरदस्त बढ़िया वाला व्यू आ रहा है एकदम। और हम लोगों ने ना ग्लास साफ़ भी किया था अभी पेट्रोल पंप पे, जस्ट उसके बाद भी इंस्टेंट थोड़ी देर के बाद ही फिर कंडीशन थोड़ी थोड़ी करके ख़राब होने लग गई। यार देखो कितना सुंदर गाँव आया अभी, शाम के समय में तो और ही ज़्यादा सुंदर लग रही है ये जगह, अल्टीमेट है यार। भाई हम लोगों को स्लोवेनिया रुकना नहीं था, ना ही हम स्लोवेनिया की कैपिटल जाएंगे। एक्चुअली में हम लोगों को आज रात को इटली एंटर करना है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड डेज हैं और हमारी कंट्रीज़ काफ़ी सारी पेंडिंग है और ट्रैवलिंग भी काफ़ी पेंडिंग है हमारी। तो हम लोग स्लोवेनिया में जस्ट अराउंड आप ये कह सकते हैं कि 200 किलोमीटर के आसपास का हमारा स्लोवेनिया के अंदर का ड्राइव रहेगा, और सिर्फ हम लोग रास्तों को ही मतलब कि घूम रहे हैं यहाँ के, किसी पर्टिकुलर सिटी के अंदर नहीं हम जा पाएंगे, चाहे वो यहाँ की कैपिटल हो या फिर कोई और अदर सिटी हो। हम लोग आज रात का जो स्टे लेंगे वो इटली में जाके लेंगे, नियर कहीं भी वेनिस के नियर बाय लेंगे कहीं पे भी। तो भाई यहाँ से हमें जो है वो इटली वाला रास्ता जो है वो, यहाँ से हम लोग इटली वाला रास्ता ले रहे हैं। राइट साइड में अगर हम जाते तो दोबारा से हम लोग स्लोवेनिया के अंदर चले जाएंगे। हैं तो अभी भी हम स्लोवेनिया में ही, पर अब क्या है कि ये हाईवे हमने जो चेंज किया है यहाँ से, तो ये टूवर्ड्स हमें इटली की तरफ ले जाएगा। वेनिस। English? You are YouTubers. Just started before the journey, not all the old one. Okay. You have only this. No, I have international also. You require that? Yeah, just a second. I have to check in the file. भाई एक दिन में 4 कंट्रीज़ कैसे कवर की जाती हैं वो तो आप लोगों ने देख लिया, क्योंकि हमारी जर्नी शुरू हुई थी सर्बिया में और फिलहाल हम लोग जो हैं वो इटली में हैं। और बहुत ही अमेजिंग सफ़र रहा आज का हमारा। भाई सफ़र तो लंबा था पर हम लोगों ने खूब इंजॉय किया उस सफ़र को। सुबह निकले थे हम 8 बजे और अभी रात के 12 बज चुके हैं। और तो कल सुबह मिलेंगे, एक नई सिटी को एक्सप्लोर करेंगे। कल वेनिस को एक्सप्लोर करेंगे जो कि इटली का एक इम्पॉर्टेंट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो भाई अभी रात के 12 बजने वाले हैं, हमारे भी 12 बज चुके हैं। खाना खाएंगे और मस्त वाली नींद लेंगे। तो मिलते हैं सुबह। शुभ रात्रि। मनोन मैप को ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद। बाय बाय सभी को।